आपको पढ़ाने वाली हूँ जीके के 10 क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 6, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं पढ़ाने से पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, यानी मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आती हैं आपको, देन आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है देन आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और साथ ही अगर आपको स्टडी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए देन आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि जीके के जो 10,000 क्वेश्चन मैं पढ़ाने वाली हूँ वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन्हें याद करते हैं देन आई थिंक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और आप किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं देन आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और इसमें जो भी क्वेश्चन एंड आंसर आएंगे उसे पूरा ध्यान से पढ़िए। सो फ्रेंड्स, अपने वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम अपनी पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में कुल 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्गों में सबसे लंबा जलमार्ग किस राज्य में है? सो उत्तर प्रदेश में 2,441 किलोमीटर। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिहार में कितनी लंबी जलमार्ग, नदियाँ प्लस नहरें उपलब्ध हैं? सो 1,310 किलोमीटर। और हमारा प्रश्न संख्या 3 है कि ज्वरीय बंदरगाह एवं मुक्त बंदरगाह के रूप में कौन प्रसिद्ध है? सो ज्वरीय बंदरगाह एवं मुक्त बंदरगाह के रूप में कांडला प्रसिद्ध है जो कि गुजरात में है। और हमारा प्रश्न संख्या 4 है कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है? सो मद्रास में है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह मद्रास है जो कि तमिलनाडु में है। और हमारा प्रश्न संख्या 5 है कि डॉल्फिन नोज पहाड़ी किस बंदरगाह की विशेषता है? सो डॉल्फिन नोज पहाड़ी विशाखापट्टनम बंदरगाह की विशेषता है। और हमारा प्रश्न संख्या 6 है कि डायमंड हार्बर किस नगर के निकट है? सो डायमंड हार्बर कोलकाता नगर के निकट है। और हमारा प्रश्न संख्या 7 है कि कर्नाटक का प्रवेश द्वार के रूप में कौन बंदरगाह प्रसिद्ध है? सो कर्नाटक के प्रवेश द्वार के रूप में न्यू मंगलोर बंदरगाह प्रसिद्ध है। और हमारा प्रश्न संख्या 8 है कि भारत में 9 शिपयार्ड सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इनमें से सबसे अधिक क्षमता किसकी है? सो कोचीन शिपयार्ड की सबसे अधिक क्षमता है। और हमारा प्रश्न संख्या 9 है कि भारत में प्रथम वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? सो भारत में प्रथम वायु परिवहन 1911 ईस्वी में शुरू हुआ था इलाहाबाद से नैनी के मध्य। और हमारा प्रश्न संख्या 10 है कि भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कब शुरू की गई थी? सो भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा 1922 ईस्वी में शुरू की गई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 11 है कि इंडियन एयरलाइंस कितने राष्ट्रों को उड़ान भरती है? सो इंडियन एयरलाइंस 14 राष्ट्रों को उड़ान भरती है। और हमारा प्रश्न संख्या 12 है कि सन 2000 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में का दर्जा प्रदान किया? सो सन 2000 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का दर्जा प्रदान किया। और हमारा प्रश्न संख्या 13 है कि कौन सी वायु कंपनी हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं? सो पवन हंस लिमिटेड वायु कंपनी हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 14 है कि भारत में वायु परिवहन के लिए निजी कंपनियों को कब मौका मिला? सो भारत में वायु परिवहन के लिए निजी कंपनियों को 1992 में मौका मिला। और हमारा प्रश्न संख्या 15 है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। और हमारा प्रश्न संख्या 16 है कि बिहार के किस हवाई अड्डा में चुनिंदा राष्ट्रों का विमान उतर सकता है? सो बोध गया, जो कि गया में है, बोध गया हवाई अड्डों में चुनिंदा राष्ट्रों का विमान उतर सकता है। और हमारा प्रश्न संख्या 17 है कि अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? सो अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य थे। और हमारा प्रश्न संख्या 18 है
कि कलकत्ता से नई दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित हुई? कलकत्ता से नई दिल्ली राजधानी 1911 में स्थानांतरित हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 19 है कि प्रथम भारतीय आणविक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? प्रथम भारतीय आणविक केंद्र तारापुर में स्थापित किया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 20 है कि भारत का सर्वाधिक पुराना शिक्षा केंद्र कहाँ है? भारत का सर्वाधिक पुराना शिक्षा केंद्र नालंदा है, जो कि बिहार में स्थित है। और हमारा प्रश्न संख्या 21 है कि सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी का गठन कब किया था? सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी का गठन 1959 ईस्वी में किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 22 है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन कहलाते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 23 है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद है। और हमारा प्रश्न संख्या 24 है कि विद्यासागर सेतु किस नदी पर बनाया गया है? विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर बनाया गया है। और हमारा प्रश्न संख्या 25 है कि भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस में पाई जाती है? भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किसानों में पाई जाती है, यानी कृषि में पाई जाती है। और हमारा प्रश्न संख्या 26 है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। और हमारा प्रश्न संख्या 27 है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक नगरीयकृत राज्य है? महाराष्ट्र। भारत का महाराष्ट्र राज्य सर्वाधिक नगरीयकृत राज्य है। और हमारा प्रश्न संख्या 28 है कि भारत के प्रथम युवा प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और हमारा प्रश्न संख्या 29 है कि भारतीय आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? भारतीय आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 30 है कि प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या है? प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का असली नाम अमरुद्दीन है। और हमारा प्रश्न संख्या 31 है कि प्रश्नकाल क्या है? प्रतिदिन सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा 11 से 12 बजे प्रश्नकाल है और इस काल में प्रश्नों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी बातों के संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। तारांकित प्रश्न द्वारा सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है। दूसरा है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न की स्थिति में सदस्य मंत्री द्वारा सदन के पटल पर लिखित उत्तर चाहता है। और तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न का संबंध। अल्प सूचना का प्रश्न का संबंध लोक महत्व के किसी तात्कालिक मामले से होता है जो किसी प्रश्न के लिए निर्धारित समय की सूचना के बजाय कम समय की सूचना पर पूछा जा सकता है। और हमारा प्रश्न संख्या 32 है कि पूरक प्रश्नों से आप क्या समझते हैं? मंत्री द्वारा दिए गए किसी उत्तर की किसी बात को लेकर जो प्रश्न पूछा जाता है उसे पूरक प्रश्न कहते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 12वां है कि 33वां है कि 12वां संशोधन क्या था? 12वां संशोधन 1962 ईस्वी में हुआ था और गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 34 है कि 13वां संशोधन का उल्लेख करें। 13वां संशोधन 1962 में संविधान में अनुच्छेद 371 में आ जोड़ा गया था, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 35 है कि संघ लोक सेवा आयोग का परिचय दें। आयोग अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से चयन करता है और सेवा के नियमों और विनियमों के बारे में सरकार को परामर्श देता है। विभिन्न पदों और सेवाओं के लिए भर्ती के नियम बनाता है और पदोन्नति के लिए सिद्धांत बनाता है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और हमारा प्रश्न संख्या 36 है कि कर्मचारी चयन आयोग क्या है? इस आयोग का गठन
1 जुलाई 1976 को भारत सरकार तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ग तृतीय श्रेणी में गैर तकनीकी पदों की रिक्तिका की पूर्ति हेतु गठित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली तथा मुंबई, कलकत्ता, गुवाहाटी, चेन्नई तथा इलाहाबाद में क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत है और इसका एक उप क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में भी स्थित है। और हमारा प्रश्न संख्या 37 है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था एनसीसी क्या है। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और हमारा प्रश्न संख्या 38 है कि सीमा सुरक्षा बल क्या है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी और इसका प्रमुख कार्य शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा को सुरक्षित बनाना है। और हमारा प्रश्न संख्या 39 है कि वीर चक्र क्या है। यह तृतीय श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार है जो कि थल, जल और नभ में दुश्मनों के सामने उच्च कोटि का साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 40 है कि राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार क्या है। यह चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य यह चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 41 है कि अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेस पुरस्कार की व्याख्या करें। रेमन मैग्सेस फाउंडेशन फिलीपींस द्वारा वर्ष 1957 में जन सेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता एवं रचनात्मक जनसंचार, सामुदायिक नेतृत्व तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव क्षेत्र में प्रदत्त इस पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक तथा $50,000 तथा एक प्रशस्ति पत्र, मेडल प्रदान किए जाते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 42 है कि अर्जेंटीना देश का प्रमुख सर्वोच्च सम्मान क्या है। अर्जेंटीना देश का प्रमुख सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ सन मार्टिन है। और हमारा प्रश्न संख्या 43 है कि 1955 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों के नाम बताएं। डॉक्टर भगवान दास को 1955 में मरने के पश्चात भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भी मरने के पश्चात ही 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 44 है कि 1967 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे। 1967 ईस्वी में केवी पुट्टप्पा व उमाशंकर जोशी केवी पुट्टप्पा व उमाशंकर जोशी को 1967 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और केवी पुट्टप्पा व उमा जोशी ने रामायण दर्शनम एवं निशित नामक साहित्य लिखा था। रामायण दर्शनम कन्नड़ भाषा में है तथा निशित नामक साहित्य गुजराती भाषा में है। और हमारा प्रश्न संख्या 45 है कि 1971 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे। 1971 में पृथ्वीराज कपूर को मरने के पश्चात दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि एक अभिनेता, गायक तथा निर्देशक थे। और हमारा प्रश्न संख्या 46 है कि शहनाई वाद्य के वादक कौन कौन थे। शहनाई वाद्य के वादक बड़े गुलाम अली खां और बिस्मिल्लाह खां थे। और हमारा प्रश्न संख्या 47 है कि 1961 ईस्वी में मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन था। 1961 ईस्वी में मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय अमिताभ चौधरी थे, जिन्होंने यह पुरस्कार साहित्य, संचार एवं कला के क्षेत्र में प्राप्त किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 48 है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाली सड़कों के साथ ग्रामीण जनता व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार तथा स्वास्थ्य रक्षा, हेल्थ केयर वास्ते सरलता के साथ पहुंच सकेगी। और हमारा प्रश्न संख्या 49 है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का उल्लेख करें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल
1956 ईस्वी से 31 मार्च 1961 तक थी और इसमें लगभग 4,672 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिकीकरण, समाजवादी समाज की स्थापना था। और हमारा प्रश्न संख्या 50 है कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। यह किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मौद्रिक मूल्य का योग होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 51 है कि मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज राजदूत था। और हमारा प्रश्न संख्या 52 है कि बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 53 है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे। और हमारा प्रश्न संख्या 54 है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी में की गई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 55 है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 56 है कि संथाल विद्रोह कब हुआ। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 57 है कि दामन इको क्या था। दामन इको एक भूभाग था। और हमारा प्रश्न संख्या 58 है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 59 है कि बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। स्थायी मूल्य से। बाजार मूल्य का संबंध स्थायी मूल्य से है। और हमारा प्रश्न संख्या 7 है कि स्थायी पूंजी का उपभोग क्या है। स्थायी पूंजी का उपभोग पूंजी निर्माण है। और हमारा प्रश्न संख्या 61 है कि घिसावट व्यय किस में सम्मिलित रहता है। घिसावट व्यय GNP/MP में सम्मिलित रहता है। और हमारा प्रश्न संख्या 62 है कि द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण सेवाएं सम्मिलित हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 63 है कि किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 64 है कि मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन पॉल एंजिंग ने किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 65 है कि साख गुणक क्या है। साख गुणक नकद कोष अनुपात है। साख गुणक नकद कोष अनुपात है। और हमारा प्रश्न संख्या 66 है कि व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या है। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य ग्राहकों की जमा स्वीकार करना तथा ग्राहकों को कर्ज देना है। और हमारा प्रश्न संख्या 67 है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और हमारा प्रश्न संख्या 68 है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 69 है कि राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 70 है कि कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन जुड़ा है। और हमारा प्रश्न संख्या 71 है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और हमारा प्रश्न संख्या 72 है कि किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। 1975 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। और हमारा प्रश्न संख्या 73 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व निहित है। भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व निहित हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 74 है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। बजट का संबंध आय एवं व्यय के साथ है। और हमारा प्रश्न संख्या 75 है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है। लिंग सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है। और हमारा प्रश्न संख्या 76 है कि सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम
किसने किया था? सो हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 77 है कि समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सो समाजशास्त्र के जनक के रूप में कॉम्टे को जाना जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 78 है कि हिंदुओं में विवाह के कितने स्वरूप माने जाते हैं? सो हिंदुओं में विवाह के 8 स्वरूप माने जाते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 79 है कि कौन आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है? सो आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर कृषि स्तर है। और हमारा प्रश्न संख्या 80 है कि सबला स्कीम केंद्रित है। सो सबला स्कीम असहाय महिलाएं, किशोरियां तथा मातृत्व लाभ के लिए केंद्रित है। और हमारा प्रश्न संख्या 81 है कि किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का वर्णन किया है यानी उल्लेख किया है? सो दुबे ने लैंगिक असमानता का 7 प्रकार से उल्लेख किया है। और हमारा प्रश्न संख्या 82 है कि परिवीक्षा विवाह विवाह का एक प्रकार है। सो परिवीक्षा विवाह विवाह का एक प्रकार है जनजातीय समाज में। और हमारा प्रश्न संख्या 83 है कि अर्थशास्त्र में प्रमुख सूचकांक हैं। सो थोक कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक तथा औद्योगिक कीमत सूचकांक। अर्थशास्त्र के प्रमुख सूचकांक थोक कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक तथा औद्योगिक कीमत सूचकांक है। और हमारा प्रश्न संख्या 84 है कि आर्थिक संरचना के प्रकार हैं। सो आर्थिक आधारित संरचना तथा सामाजिक आधारित संरचना आर्थिक संरचना के प्रकार हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 85 है कि 1948 ईस्वी में औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? सो 4 श्रेणियों में। और हमारा प्रश्न संख्या 86 है कि भारत सन 2020 तक दुनिया के 4 प्रमुख विकास केंद्रों में से एक बनकर उभरेगा। किसने कहा था? सो भारत सन 2020 तक दुनिया के 4 विकास केंद्रों में से एक बनकर उभरेगा, यह डच या युवा बैंक ने कहा था। और हमारा प्रश्न संख्या 87 है कि विश्व व्यापार की स्थापना का वर्ष क्या था? सो विश्व व्यापार स्थापना का वर्ष 1995 ईस्वी था। और हमारा प्रश्न संख्या 88 है कि चीन में GLF यानी ग्रेट लीप फॉरवर्ड का प्रारंभ किया गया था। सो चीन में GLF ग्रेट लीप फॉरवर्ड का प्रारंभ 1958 ईस्वी में किया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 89 है कि जेल की निर्वाह लागत क्या है? सो निर्धनता का मापन। जेल की निर्वाह लागत निर्धनता का मापन है। और हमारा प्रश्न संख्या 90 है कि परास का अर्थ है। सो अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर परास का अर्थ है। और हमारा प्रश्न संख्या 91 है कि अंतर्राष्ट्रीय ओम किसे कहते हैं? सो यह मरकरी कॉलम के प्रतिरोध है जिसका क्षेत्र 1 mm/2 तथा लंबाई 106.300 सेंटीमीटर होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 92 है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का नियम सूत्र क्या है? सो RS = R1 + R2 + R3 +... श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का नियम सूत्र यही है। और हमारा प्रश्न संख्या 93 है कि प्रेक्षण के समय ही केवल विद्युत प्रवाह क्यों कराई जाती है? सो क्योंकि ज़्यादा देर तक धारा प्रवाह करने से पर गर्म होगा और प्रतिरोध बढ़ेगा। और हमारा प्रश्न संख्या 94 है कि विलयन किसे कहते हैं? सो यह एक किसी द्रव में ठोस का कोलाइडी सस्पेंशन होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 95 है कि विलयन बनाने की कौन कौन सी विधि हैं? सो विलयन बनाने के द्रव संग्रहण तथा दूसरा प्रक्षेपण विधि है। और हमारा प्रश्न संख्या 96 है कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं? सो विलयन 2 प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही तथा द्रवद्रोही। और हमारा प्रश्न संख्या 97 है कि परागकण किस आकृति की होती है? सो परागकण प्रायः मॉल या अंडाकार होते हैं, गोल या अंडाकार होते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 98 है कि पुंकेसर क्या है? सो यह यकृत बीजी पौधों का नर प्रजननांग होते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 99 है कि परागकण क्रिया कितने तरह से होते हैं? सो वायु, जल तथा जंतुओं के द्वारा होते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 100 है कि मुक्ताकोशी क्या है? सो जब फूल के सभी पुंकेसर पराग कोश से आपस में जुटे हों तथा पुतंतु जुड़े हों जैसे कि सरसों, तो यही मुक्ताकोशी होती है।